नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा की, सीएम पीएम बिल पर बनी जेपीसी में बढ़े टकराव की, देखेंगे केरल में वोट चोरी पर बीजेपी के ही नेता के बड़े खुलासे को, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या जवाब आया राष्ट्रपति भवन से, जानेंगे कैसे अपने ही बयान पर घिरे गृह मंत्री शाह, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री शाह के बयान पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी का पलटवार, बोले चुनाव की गरिमा बनी रहे। शाह ने रेड्डी को बताया था नक्सलवाद समर्थक। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर भारत का कड़ा रुख, अमेरिका के लिए डाक सेवाओं पर लगाई अस्थायी रोक, डाक विभाग ने दी जानकारी। विपक्षी नेताओं की मोदी सरकार से बड़ी मांग, रद्द हो एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच। पहलगाम घटना के बाद से ही दोनों देशों में बढ़ा हुआ है तनाव। एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा हम किसी एफआईआर से नहीं डरते, वो सच बोलने से डरते हैं। पीएम पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बढ़ता जन समर्थन बीजेपी की चिंता को बढ़ा रहा है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का काफिला हर दिन नए आयाम तय करता जा रहा है। यात्रा के 7वें दिन राहुल गांधी का अनोखा अंदाज नजर आया। जिस तरह उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उसकी काफी चर्चा हो रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के साथ ही बीजेपी पर भी तीखे हमले किए। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन भी काफी जबरदस्त रहा। कटिहार के बरारी में कुर्सेला चौक से ये यात्रा शुरू हुई और शुरुआत से ही लोगों का भारी हुजूम यात्रा में नजर आया। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने मखाना किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अपने जूते निकाले और घुटनों तक पैंट चढ़ाकर तालाब में उतर गए। उनके इस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। मखाना किसानों से बात करने के बाद राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनकी परेशानियों को उठाते हुए मोदी सरकार को भी घेरा। उन्होंने लिखा कि कौन है ये किसान मजदूर, अति पिछड़े, दलित, बहुजन, पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों की और फायदा सिर्फ 1% बिचौलियों का। वोट चोर सरकार को न इनकी कदर है, न फिक्र, न आय दिया और न ही न्याय। शाम तक राहुल की ये यात्रा हाजीपुर चौक पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ से जाम की स्थिति बन गई। हाजीपुर चौक से लेकर मिर्चाई बाड़ी और कारगिल चौक तक गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हो गई। इस दौरान उनकी मुलाकात पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से भी हुई। यात्रा के दौरान कटिहार में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदलकर भी घबराया हुआ है और एक हमारा सच है जो एक टी-शर्ट में छाया हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह से जनता की अदालत में आने का फैसला किया, उसने पूरे देश में क्रांति ला दी। इस यात्रा को मिलते जन समर्थन से इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि लोग अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो विवाद मोदी सरकार के पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े बिल को लेकर भी बढ़ता जा रहा है। पहले ही विपक्ष के विरोध के आगे मजबूर होकर सरकार को यह बिल जेपीसी को भेजना पड़ा और अब विपक्ष ने इसे लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो यहां तक कह दिया कि वो अपने सांसदों को इस समिति में नहीं भेजेगी। तो क्यों विपक्षी दलों में शुरू हुआ जेपीसी का विरोध, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता ने पहले ही उसकी परेशानी बढ़ा रखी है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आई, यहां तक कि उसे पीएम सीएम की गिरफ्तारी से जुड़े बिल को भी जेपीसी को सौंपना पड़ा। लेकिन अब बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल टीएमसी का आरोप है कि अगर विपक्ष इस समिति की चर्चा का हिस्सा बनता है तो सरकार वक्फ बिल की ही तरह इस बिल को लेकर भी जेपीसी में कोई रास्ता निकाल लेगी और इसे कानून बनाकर लागू कर देगी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी अपने सांसदों को जेपीसी में शामिल नहीं होने देगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी टीएमसी की इस दलील को गंभीर मानते हुए इस पर गहनता से विचार करने की बात कही है। साथ ही जिन सांसदों को पार्टी ने जेपीसी में भेजने के लिए चुना था, उस पर भी फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। पार्टी का कहना है कि इंडिया गठबंधन गहनता से इस मुद्दे पर विचार करेगा और एकमत से जो फैसला आएगा उस पर अमल किया जाएगा। यानी टीएमसी की ही तरह पूरा इंडिया गठबंधन भी जेपीसी का बहिष्कार कर सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता।
वक्फ कानून के खिलाफ लोगों में आज भी विरोध और गुस्सा देखा जा रहा है। जेपीसी बैठक में भी विपक्ष ने इस पर अपना विरोध और चिंताएं जाहिर की थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने उसे कानून बनाकर लागू भी कर दिया, जबकि विपक्ष का आरोप था कि जेपीसी बैठक में उनकी बात सुनी भी नहीं गई। ऐसे में अब इस नए बिल पर क्या जेपीसी की बैठक हो पाएगी, विपक्ष क्या फैसला करता है, ये देखना होगा। मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब बीजेपी के ही नेता वोट चोरी के दावे करने लगे हैं, जिससे एक तरफ तो विपक्ष के दावों को मजबूती मिलती दिख ही रही है, वहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ रही है। केरल के बीजेपी उपाध्यक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटरों से जुड़े हेरफेर का मामला उठाया है, जिससे राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल बीजेपी उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन के एक चौंकाने वाले बयान ने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिशूर सीट जीतने के लिए बीजेपी ने राज्य के बाहर से लोगों को लाकर बसाया और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने भविष्य में भी इस रणनीति को जारी रखने की बात कही है। गोपाल कृष्णन ने यह बयान देकर विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को नई धार दे दी है, खासकर तब जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, हम जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जीतना चाहते हैं वहां जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे। हम उन्हें 1 साल के लिए बसाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो मतदान करें। इस बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी के राज्य सचिव एमटी रमेश ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक 6 महीने से अधिक समय तक किसी भी स्थान पर रहकर वहां की वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उन्होंने कहा कि त्रिशूर में कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ है। ये विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बीजेपी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट पर 74,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। गोपाल कृष्णन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके वोट 2019 की तुलना में 2024 में कम हो गए, जबकि बीजेपी के वोट बढ़े हैं। इस बयान ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को और हवा दे दी है, जिसे लेकर वो चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है। यानी अब विपक्ष के साथ साथ खुद बीजेपी के ही नेता अपने इन बयानों से विपक्ष के दावों को और बल देने का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की टेंशन और बढ़ गई है। वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है, तो सवाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर भी बरकरार है। इस्तीफे के बाद वो कहीं नजर नहीं आए, ना ही उनका कोई बयान सामने आया। ऐसे में विपक्ष ने चिंता जाहिर करते हुए कई बार सरकार से सवाल पूछा कि आखिर धनखड़ कहां है। उनकी जानकारी हासिल करने के लिए एक आरटीआई दाखिल की गई और आरटीआई के जवाब में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। तो क्या कहा गया है आरटीआई के जवाब में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक कहां गायब हो गए, ये सवाल पिछले 1 महीने से पूछा जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को खराब सेहत का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 21 जुलाई के बाद से धनखड़ के अचानक गायब होने को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से ना उनकी सेहत को लेकर कोई खबर सामने आई है और ना ही वो खुद। जगदीप धनखड़ कहां हैं ये जानने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने एक आरटीआई दाखिल की और इसके जवाब में जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। आरटीआई के जवाब में राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना 22 जुलाई की है, लेकिन ये साफ नहीं है कि इस्तीफा कब और कैसे स्वीकार हुआ। पहले उपराष्ट्रपति का अचानक खराब सेहत का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देना, फिर गायब हो जाना और अब राष्ट्रपति भवन की ओर से यह जवाब देना कि 21 जुलाई 2025 को धनखड़ की राष्ट्रपति से मिलने की कोई जानकारी नहीं है, कई बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर धनखड़ राष्ट्रपति से मिले ही नहीं तो फिर इस्तीफा किसे सौंपा गया? क्या उपराष्ट्रपति ने बिना राष्ट्रपति से मुलाकात किए ही इस्तीफा दे दिया? आरटीआई में हुए खुलासे ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह अपने ही बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए। मोदी सरकार का 30 दिन की गिरफ्तारी पर पीएम या सीएम की कुर्सी छीनने वाले बिल को लेकर जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर अब वो खुद ही घिर गए। तो ऐसा क्या कहा शाह ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में मोदी सरकार के लाए गए संविधान संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह बिल बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में जब इस बिल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो शाह ने जवाब दिया।
कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई सीएम जेल में रहकर सरकार चलाए? ये नैतिकता का सवाल है। जब संविधान बना था तब इस तरह के प्रावधान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब ऐसे निर्लज्ज लोग नहीं थे। ऐसे में संविधान बदलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर दिल्ली के पूर्व सीएम उस वक्त इस्तीफा दे देते तो हमें यह बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह के इस जवाब में संविधान बदलना चाहिए कि नहीं वाली लाइन पर भी काफी चर्चा हो रही है। विपक्ष का कहना है कि यह लाइन लोकसभा चुनाव के दौरान उनके इस दावे को मजबूत करती है कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती तो बीजेपी संविधान बदलने की तैयारी में थी। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शाह का यह बयान कहीं न कहीं जेडीयू और टीडीपी के समर्थन वापस लेने के डर को भी दिखाता है। जगन मोहन रेड्डी के उस दावे के बाद ये डर और भी बढ़ गया है कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच रेवंत रेड्डी के जरिए संपर्क बना हुआ है। यानी अगर राहुल गांधी चाहें तो केंद्र की मोदी सरकार को जब चाहे तब अस्थिर कर सकते हैं। इन सब को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इस बिल और शाह के बयान को लेकर बहस गरमाई हुई है। गृह मंत्री शाह के इस बयान को लेकर विपक्ष का दावा है कि उन्होंने बीजेपी का असली इरादा बता दिया है। वैसे मणिपुर हिंसा को लेकर भी बीजेपी के इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की रिपोर्ट में इसे लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे बीजेपी सवालों से घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है। हाल ही में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल ने मणिपुर हिंसा पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में बनी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई वो अचानक नहीं थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। रिपोर्ट कहती है कि ये सब कुछ जातीय तौर पर टारगेटेड था और सरकार की नाकामी ने इसे और भी आसान बना दिया। 694 पन्नों की ये रिपोर्ट 150 से ज्यादा पीड़ितों की बातों और हजारों लिखित गवाहियों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में दोषियों को सजा न मिलने और कुछ लोगों पर जानबूझकर की गई क्रूरता जैसी चीज साफ साफ देखी गई। 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर होकर कैंपों में रह रहे हैं और उनके लिए कोई समाधान नहीं दिख रहा है। कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट की टिप्पणियां काफी सख्त हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर चुनिंदा तरीके से दर्ज की गई, जांच में देरी हुई और सुरक्षा बलों पर भी सक्रिय मिलीभगत का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में न्याय के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि हाई कोर्ट की एक स्थायी बेंच बनाना और नफरत भरे भाषणों पर सख्त कार्रवाई करना। आखिर में रिपोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर इंपुनिटी को बढ़ावा देने और एथनिक डिवीजन को और खराब करने का आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो मणिपुर भविष्य में ऐसे हिंसा का एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। रिपोर्ट में हुए खुलासे से मणिपुर हिंसा पर सवाल गहराते नजर आ रहे हैं। तो खुलासा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी सामने आया है। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे पूरा यूक्रेन दहल सकता था। तो क्या है वो खुलासा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने रूसी अधिकारियों की उस योजना का खुलासा किया है जिसमें यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी, जिससे हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि रूस से कुछ अधिकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय पर हमला करने की योजना बनाई थी। इसके लिए वो नए ऑरेशनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। अगर ये हमला होता तो कुछ भी नहीं बचता। आपको बता दें कि ऑरेशनिक रूस का नया हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो मैक 10 की स्पीड तक पहुंच सकता है, यानी ये आवाज की गति से भी 10 गुना की स्पीड पर उड़ान भर सकता है। ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। यानी अगर ये यूक्रेनी राष्ट्रपति के कार्यालय पर गिरी होती तो बड़े पैमाने पर तबाही तय थी। हालांकि फिलहाल ये हालात टाल दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 हफ्तों में मैं इस युद्ध को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने वाला हूं। अब सबकी नजरें पुतिन और ट्रंप पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भारत में इन दिनों इंसानों से ज़्यादा कुत्ते चर्चा में हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को सड़कों से उठवाने का आदेश दिया और अब नए आदेश में उसने कहा कि उनको सड़कों पर ही छोड़ा जाए, लेकिन
उनको खाना पब्लिक प्लेस पर नहीं डाला जाए। योर ऑनर, कुत्ते तो पब्लिक प्लेस पर ही रहते हैं। भूखे कुत्ते या तो खाना खाएंगे या फिर इंसानों को काटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि फैसला किसी जज ने नहीं बल्कि किसी नेता ने दिया हो, क्योंकि दोनों पक्षों को खुश कर दिया। डॉग लवर उनके वापस आने से खुश हो गए और नफरत करने वाले उन्हें भूखा देखकर खुश होंगे। कुल मिलाकर मुल्क फिर से 2 भागों में बंट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।